ये कहानी है एक भोंदू से लड़के की जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला है। साथ ही दोस्तों, इस दुनिया में काइजूस अटैक करते हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी है। लेकिन हमारा हीरो तात्सुओ एक रोबोट यूकियो के साथ मिलकर इन काइजूस का सामना करता है और इंसानियत का रखवाला बनता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है जिस वजह से इस रखवाले के होने के बावजूद भी पूरी दुनिया बर्फ में जम जाती है, और कैसे तात्सुओ का एक लौता दोस्त यूकियो मारा जाता है। चलो जानते हैं। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जिस पर अचानक ही एक दिन स्पेस से कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स पृथ्वी पर आकर हमला कर देते हैं और इंसानों ने इस मॉन्स्टर को नाम दिया काइजू। और क्योंकि ये काइजू दुनिया में चारों ओर तबाही मचा रहे थे, इसीलिए दुनिया भर के सभी नेशंस ने एक साथ आकर इन काइजू से लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एंटी काइजू डिफेंस फोर्स। और ये डिफेंस फोर्स काइजूस का सामना तो कर लेती है, पर फिर भी पूरे शहर को काफी डैमेज पहुंचता है और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जल्द ही इंसानियत को अब एक हीरो मिलने वाला था, जिसके बाद हम देखते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर तात्सुओ को, जो अपने स्कूल में बाकी बच्चों को बस खेलते हुए देख रहा था। और इसके बाद जब क्लास के कुछ बच्चे उसे अपने साथ कहीं खेलने के लिए ले जाने के लिए इनवाइट करते हैं, तब भी यहाँ तात्सुओ तुरंत यहाँ से भाग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि तात्सुओ को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, बात करना जरा भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही फिर वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि एक रोबोट यहाँ आंदोलन कर रहा है। अब इस रोबोट को तात्सुओ के पिता ने बनाया है। दोस्तों, ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट रोबोट है और ये इसीलिए बनाया गया है ताकि ये काइजूस के पास जाकर वहाँ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा, जिससे एक ही बार में कई सारे काइजू मारे जाएंगे और किसी भी इंसान की जान नहीं जाएगी। पर ये रोबोट मरना नहीं चाहता है। पर यहाँ तात्सुओ के पिता कहते हैं कि काइजूस के खिलाफ ये रोबोट इंसानियत का हुक्म का इक्का होगा। पर भाई लोग, इसी एक रोबोट को बनाने में इन पर बहुत कर्जा आ गया है। वहीं तात्सुओ को इस रोबोट से बहुत हमदर्दी होती है। अब इसके बाद जब इनके शहर पर काइजू अटैक होता है, तो तात्सुओ तुरंत उस रोबोट के पास जाता है और इसके बाद वो इस स्नोमैन रोबोट में बैठकर इसके मैनुअल को पढ़ने लगता है कि ये इसे मैनुअली कैसे कंट्रोल कर सकता है। और इसके बाद तात्सुओ उसे धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इस खतरे को जानते हुए कि ये रोबोट एक छोटी सी गलती से भी फट सकता है। और इसके बाद तात्सुओ स्नोमैन के साथ टेक ऑफ करता है, जो देख तात्सुओ के पिता और बाकी के साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं कि तात्सुओ स्नोमैन को कंट्रोल कर रहा है। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि तात्सुओ ने उस काइजू को खत्म कर दिया है। और इसके बाद तात्सुओ के पिता का इंटरव्यू लिया जा रहा है और अब तात्सुओ के पिता स्नोमैन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को उनका ये नया हीरो काफी पसंद आया है। वहीं एक काइजू को हराने के बाद तात्सुओ बहुत ज्यादा नर्वस होता है और फिर इसी तरह काइजूस को मारते हुए तात्सुओ बड़ा हो जाता है। जिसके बाद जब एक काइजू लोगों पर हमला करने आ रहा था, तभी उन्हें बचाने स्नोमैन आता है एक नए डिजाइन के साथ। और इसी तरह तात्सुओ इंसानियत का हीरो बनकर काइजूस से लड़ता रहता है। लेकिन इसके बाद सीधा सीन बदलता है और हम 10 साल बाद देखते हैं स्पेस में एक काफी बड़ी शिप होती है। और दोस्तों, यहाँ पर तात्सुओ स्नोमैन के साथ स्पेस में आया है एक फाइनल बैटल के लिए, यानी कि स्पेस में जितने भी काइजूस होंगे उन्हें तात्सुओ स्नोमैन के साथ खत्म करेगा। वैसे इस स्पेसशिप में काफी सारे लोग होते हैं जो काइजूस के साथ अपनी फाइनल बैटल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जिसके बाद तात्सुओ स्पेसशिप के बाहर जाता है, क्योंकि बाहर ही था स्नोमैन। वैसे तात्सुओ ने स्नोमैन का नाम यूकियो रखा है। अब इसके बाद तात्सुओ यूकियो में बैठकर इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना सीख नहीं पाया है। और यही सब सोचते हुए वो कह रहा था कि मैं कितना बड़ा वाला लूजर हूँ यार। सो यूकियो तात्सुओ को मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि हार मत मान भाई, और बस धीरे धीरे कोशिश करता रहे। और इसी बारे में जब इनकी बातचीत हो ही रही थी कि तभी स्पेसशिप की कैप्टन मिस तात्सुओ को कॉल करती हैं, ये बताने के लिए कि ये लोग जल्द ही काइजू इलाके में पहुंचने वाले हैं। और इन्हें पूरा यकीन होता है कि ये लोग इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे, क्योंकि इनके पास है एक नया हथियार, इन्फिनिटी लेजर, जो 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी काइजूस को खत्म कर देगा। अब इनका प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तात्सुओ और यूकियो काइजू का ध्यान भटकाएंगे और पीछे से शिप से इन्फिनिटी लेजर से उन पर अटैक हो जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद काइजूस का झुंड इन्हें इनकी ओर आते हुए दिखाई देता है। और इतने सारे काइजूस को देख कैप्टन और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत मिशन को स्टार्ट करने का ऑर्डर देती हैं। जिसके बाद तात्सुओ यूकियो के साथ
अपनी 7 स्वॉर्ड से काइजूस पर हमला कर देता है। यूकियो और तेत्सुओ अपना काम करने लगे हैं, इसीलिए अब बारी है मिस कैप्टन की। वो तुरंत इन्फिनिटी लेजर को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देती हैं और इसके बाद जैसे ही इन्फिनिटी लेजर फायर होने के लिए रेडी थी, तभी अचानक कुछ होता है। वो इन्फिनिटी लेजर काम ही नहीं करती, उसका सिस्टम क्रैश कर जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अचानक से इन्फिनिटी लेजर खराब कैसे हो गई। और अब इससे पहले कि ये लोग यहाँ से भाग पाते, पूरी स्पेसशिप का सिस्टम क्रैश कर जाता है, यानी अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद इनकी शिप पर काइजूस अटैक कर देते हैं। ये काइजूस पूरी शिप को तोड़ने मोड़ने लगते हैं और जब तेत्सुओ यूकियो के साथ लड़ रहा था, तभी इन्हें शिप में बड़ा धमाका दिखाई देता है। पूरी शिप टुकड़े टुकड़े होने लगती है। इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तेत्सुओ डिसाइड करता है कि ये लोग तुरंत शिप के पास जाएंगे और जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वहां उनकी मदद करेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इन काइजूस से लड़ते हुए तेत्सुओ बहुत ज्यादा थक चुका है, जबकि काइजूस गिनती में कम हो ही नहीं रहे। साथ ही यूकियो भी काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और अब इसीलिए यूकियो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। तेत्सुओ के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो भी इसके लिए हामी भर देता है। लेकिन अब ऐसे मोमेंट पर भी यूकियो तेत्सुओ का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम कभी एक दोस्त तक नहीं बना पाए, कितनी शर्म की बात है तू। पर तेत्सुओ कहता है कि किसने कहा कि मैं दोस्त नहीं बना सका, तुम हो ना मेरे दोस्त, और हम दोनों इतने पक्के दोस्त हैं कि अब हम दोनों एक साथ यहाँ मरेंगे भी। पर इसके बाद हम तेत्सुओ का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो कभी दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाया और उसके पापा वो हमेशा अपने रिसर्च में ही बिजी रहते। उन्होंने कभी तेत्सुओ को सिखाया ही नहीं कि दूसरों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जब तेत्सुओ की उम्र के बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे थे, तेत्सुओ यूकियो के साथ दुनिया का हीरो बना हुआ था। लेकिन अब प्रेजेंट में यूकियो तेत्सुओ की ओर देखते हुए कहता है, मुझ जैसे एक रोबोट को एक नाम देने के लिए शुक्रिया तेत्सुओ। और इसके अगले ही पल में यूकियो जो सारा कंट्रोल होता है वो खुद ले लेता है और यही देख तेत्सुओ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुका है कि यूकियो क्या करने वाला है। जिसके बाद यूकियो कहता है, मुझे लगता है जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। तुम्हारी जिंदगी के 10 साल जो तुमने मेरे साथ इन काइजूस से लड़ते हुए गुजारे, वो तुम कितनी खूबसूरती से जी सकते थे। लेकिन मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो जाऊं, ये रोकने के लिए तुम मेरे साथ रहे। देखा जाए तो तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और अब अपना फर्ज निभाने की मेरी बारी है। जिसके बाद यूकियो उस पार्ट को अलग कर देता है जिसमें तेत्सुओ बैठा हुआ था और अब आखिर में यूकियो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम वो नॉर्मल और खूबसूरत जिंदगी जी पाओगे जिसका ख्वाब तुम दिल ही दिल में रखते हो, और हाँ, साथ ही बहुत सारे दोस्त बनाना। तेत्सुओ यूकियो को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसने बहुत रोका पर यूकियो ने उसकी बात सुनी ही नहीं। इसीलिए अब वो भी रोते हुए यूकियो से वादा करता है कि वो बहुत सारे दोस्त बनाएगा और एक अच्छी जिंदगी जिएगा। और ये बात सुनते ही यूकियो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि तेत्सुओ पृथ्वी तक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद उसे पता चलता है कि वो इसी मशीन के अंदर पिछले 8 सालों से एक कोल्ड स्लीप में सोया हुआ था और अर्थ को छोड़े हुए उसे 10 साल हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों एक बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है। अब इसके बाद तेत्सुओ सोचने लगता है कि जब वो यहाँ से बाहर जाएगा तब लोग उसे देखकर क्या रिएक्ट करेंगे। क्या हर कोई बाहर उसका वेलकम करने के लिए खड़ा होगा? आखिर तेत्सुओ उनका हीरो है, चारों ओर उसी का नाम चिल्लाया जा रहा होगा, हमारा हीरो तेत्सुओ। लेकिन इसके बाद जब वो असल में इस मशीन के बाहर आता है तब अपने सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरी जगह बर्फ में जमी हुई है और यहाँ एक बर्फीला तूफान आया हुआ है और उसे जरा भी समझ नहीं आता कि आखिर दुनिया की ये हालत कैसे हो गई। दोस्तों पूरी दुनिया में चारों ओर बर्फ छाई हुई है। अब इस दुनिया की ये हालत देख तेत्सुओ कहता है कि इस बर्फ से जमी हुई दुनिया के लिए यूकियो ने अपनी जान दे दी। जिसके बाद तेत्सुओ पूरे अर्थ को चेक करता है और वो देखता है कि पूरी दुनिया ही बर्फ की वजह से सफेद हो चुकी है। अब इसके बाद तेत्सुओ सोच में पड़ जाता है कि 10 सालों में पूरी दुनिया बर्फ में कैसे जम सकती है और क्या पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है? क्या इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है? तो मैं यूकियो के साथ अपना वादा कैसे निभाऊंगा? अगर कोई जिंदा ही नहीं है तो फिर मैं दोस्ती किससे करूंगा? अब इसी तरह 22 घंटे गुजर जाते हैं और अब तेत्सुओ को भूख भी लगाई है और तभी गलती से तेत्सुओ से एक बटन दब जाता है
जिससे उसे यूकियो का वो लास्ट मोमेंट वाला वीडियो नजर आ जाता है, जिसमें यूकियो कह रहा था कि उसका बस एक सपना है कि ये सब खत्म होने के बाद ये दोनों वापस धरती पर जाएं और वहाँ तेत्सुओ एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और अब ये वीडियो देखने के बाद तेत्सुओ बचा कुचा जो भी खाना था उसे खाता है और अपना सारा काम का सामान लेकर वो इस शिप के बाहर आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ तेत्सुओ के पास एक किताब भी होती है, हाउ टू मेक अ फ्रेंड, जिसका पहला चैप्टर है घर से बाहर निकलो और लोगों से मिलो। जिसके बाद तेत्सुओ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। अब बाहर निकलने के बाद काफी देर तक चलते हुए भी तेत्सुओ को कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आता, पर तभी अचानक उसे एक इंसान नजर आता है जिसे देख वो हड़बड़ा जाता है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि ये इंसान बर्फ में इतना ज्यादा जम चुका था कि ये किसी पुतले की तरह टूट जाता है, जो देख तेत्सुओ घबरा जाता है। जिसके बाद तेत्सुओ उस इंसान को दफनाकर उसके लिए प्रार्थना करता है और इसके बाद तेत्सुओ उसी की ये बर्फ वाली मशीन लेकर इसी से आगे बढ़ने लगता है। तेत्सुओ काफी खुश होता है कि उसे अपने सफर के लिए एक अच्छी मशीन मिल गई। थोड़ी देर बाद तेत्सुओ को एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है। तेत्सुओ सोचता है कि शायद से जो बचे हुए इंसान हैं वो अंडरग्राउंड में रह रहे हैं, शायद वहाँ नीचे बहुत सारे इंसान होंगे। लेकिन इसके बाद तेत्सुओ इस सोच में पड़ जाता है कि क्या कोई मुझसे दोस्ती करेगा, आखिर मुझ जैसे लड़के से कौन ही दोस्ती करना चाहेगा। लेकिन तभी उसके पीछे काइजू आ जाता है, जिसके बाद तेत्सुओ उस मशीन से उस काइजू से भागने लगता है। लेकिन तभी वो उस गड्ढे में गिर जाता है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी तेत्सुओ जिंदा होता है। और यहाँ जब उसे होश आता है तब उसे यहाँ नीचे बर्फ में जमे हुए घर और बिल्डिंग्स नजर आती हैं और उसे यहाँ कोई भी इंसान नजर नहीं आता, जिस वजह से तेत्सुओ उदास हो जाता है। लेकिन फिर भी यूकियो की बात को याद करते हुए तेत्सुओ उस मशीन को सीधा करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ उसकी ओर एक और काइजू आने लगता है। लेकिन इस बार तेत्सुओ भागता नहीं, वो उस काइजू की ओर बढ़ता है और इस मशीन के साथ काइजू के हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो काइजू तेत्सुओ को काफी पीछे खिसका देता है। इसके बाद वो काइजू फिर से तेत्सुओ की ओर बढ़ता है, पर तेत्सुओ उसके अटैक पैटर्न और इंटेंशन को समझते हुए उस काइजू के हमले को फिर से इस मशीन से रोकता है। लेकिन एक बार फिर से वो काइजू तेत्सुओ को पीछे फेंक देता है। लेकिन फिर से जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ, तो इस बार तेत्सुओ की मशीन टूट जाती है और तेत्सुओ फिर से काफी पीछे धकेल दिया जाता है। लेकिन फिर से वो आगे बढ़ता है अपने पिता की बात को याद करते हुए। तुम बहुत खास हो तेत्सुओ, क्योंकि तुम काइजूस को खत्म कर सकते हो। और अब प्रेजेंट में तेत्सुओ अपना पूरा जोर लगाकर उस मशीन के साथ काइजू के मुंह में चला जाता है और उस मशीन का नुकीला हिस्सा उस काइजू के सिर के आर पार हो जाता है और ऐसे ही वो काइजू यहाँ मारा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ कुछ इंसान आते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये काइजू यहाँ कैसे मर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उस काइजू के मुंह से निकलता है तेत्सुओ, और तेत्सुओ कुछ जिंदा इंसानों को देख बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन वो लोग तेत्सुओ को देख घबरा जाते हैं और उसे देखकर कहने लगते हैं, आलतू चलालतू, आई बला को टालतू, चला जाए यहाँ से। लेकिन हाँ, ये मोहतरमा तेत्सुओ से नहीं डर रही थी। वहीं तेत्सुओ सोचने लगता है कि अब वो इनसे बात कैसे करे। आई थिंक मुझे मुस्कुराते हुए हाई बोलना चाहिए। लेकिन इसके बाद वो जैसे मुस्कुराता है ना, वो प्यारी सी मुस्कुराहट इन लोगों को बड़ी सस्पिशियस लगती है। लेकिन इसके बाद हाई कहने से पहले ही तेत्सुओ यहाँ बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हमें यूकियो और तेत्सुओ का साथ में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेत्सुओ कहता है कि ये बुक ना कमाल की है, इसमें लिखा हुआ है कि दोस्त कैसे बना सकते हैं। देखना तुम यूकियो, इस बार मैं दोस्त जरूर बनाऊंगा। लेकिन इसके बाद तेत्सुओ कहता है कि शायद मेरे साथ कोई बात करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं होता यूकियो, कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद प्रेजेंट में जब तेत्सुओ को होश आता है, तब वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे इंसान हैं जो उस काइजू की कट्टी पिट्टी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इसी के मीट को खाते हैं। इतने सारे लोगों को देख तेत्सुओ बड़ा खुश होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और तभी वो देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन यहाँ तेत्सुओ अपने हाथों को डिसलोकेट करके उन्हें सीध में ले आता है। अब इसके बाद हमें फिर से वो लड़की देखने को मिलती है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, और ये यहाँ स्क्वाड लीडर निशिमुरा से बात कर रही है। और इसके बाद जो इनकी बात होती है, हमें जानने को मिलता है कि ये जो मोहतरमा है, ये अपनी छोटी सी टीम के साथ कभी कभार काइजू के इलाके में आती हैं। तभी इन मोहतरमा के वो दोनों साथी दौड़ते हुए आते हैं और इन्हें बताते हैं कि जिस लड़के को इन्होंने बांध कर रखा था वो वहाँ से भाग गया है। वहीं
हम तेत्सुओ को देखते हैं जो इन लोगों को कट्टी पिट्टी करते दिख रहा था। तेत्सुओ देखता है कि किस तरह ये सभी लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो ये भी समझ जाता है कि पूरी दुनिया के जमने के बाद आखिर किस तरह से लोग सरवाइव कर रहे हैं इन्हीं काइजूस के मीट पर। और ऐसे ही लोगों को देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है। वो बच्ची यहाँ वहाँ भाग रही थी। तभी तेत्सुओ देखता है कि एक बर्फ की चट्टान उस बच्ची के ऊपर गिरने वाली है। सो तभी तेत्सुओ एक रॉड को लेकर भागता हुआ जाता है और उस बर्फ की चट्टान को हवा में ही तोड़ देता है और उस बच्ची को बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वो बच्ची रोने लगती है। उस बच्ची को रोता हुआ देख तभी उसके दद्दू वहां जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़की नहीं लड़का है और ये ताऊ इसके दद्दू नहीं पापा हैं। और एक दिन पहले ये इन्होंने अपनी बीवी को खोया है। वहीं बाकी दो आदमी तेत्सुओ को थैंक्स बोलते हैं इस बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि वो है कौन। अब भैया तेत्सुओ को समझ ही नहीं आता कि वो इनके साथ बात कैसे करे, पर क्योंकि ये दोनों उससे बहुत सवाल पूछ रहे थे सो ये महाशय आकर उन दोनों को लपेट देते हैं। वैसे इन महाशय का नाम है कोरेजू और कहते हैं कि इससे ज्यादा सवाल मत पूछो, मैं इसका काफी आभारी हूँ। वैसे बच्चे, मेरा नाम कोरेजू है और मेरे बेटे का नाम चोची, और तुम? अब तेत्सुओ यहाँ हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तेत्सुओ तो खुश होता है, वहीं कोरेजू तेत्सुओ को शुक्रिया के रूप में कुछ मीट देने का डिसाइड करते हैं। वहीं ये तीनों तेत्सुओ को ढूंढ लेते हैं। ये बड़ा आदमी फुरुमाची कहता है चलो अब इसे पकड़ लेते हैं। मोहतरमा कहती हैं हमारा काम है मॉल में मौजूद खतरे का सामना करना, पर इस लड़के को देखो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई खतरा है। बाकी बातें तो हम इससे बाद में भी पूछ लेंगे। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी यहाँ एक काइजू का हाथ आता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एक काइजू आ चुका है जो कि बाकी काइजू से बहुत अलग है, जो देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस काइजू को देखने के बाद तेत्सुओ भी हैरान हो जाता है कि ये कैसा काइजू है, मैंने तो आज से पहले ऐसा काइजू नहीं देखा। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस काइजू का स्ट्रक्चर काफी ह्यूमन लाइक होता है, जो कि उन काइजू से बहुत अलग है जिनसे तेत्सुओ ने फाइट की है। और इसके अगले ही पल में इस काइजू को देख डर के मारे एक आदमी चिल्ला पड़ता है। अगले ही पल में एक काइजू उसे अपने हाथ से कुचल देता है और फिर अपने हाथ को चाटने लगता है। तेत्सुओ सोच में पड़ जाता है कि वो इस काइजू को कैसे हराए। यूकियो भी उसके साथ नहीं है, उसके पास कोई वेपन भी नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों को कोई तरीका पता हो, पर इन लोगों के चेहरे पर यह एक्सप्रेशन देखकर ही तेत्सुओ समझ जाता है कि इन लोगों को काइजू को हराने का कोई भी तरीका नहीं आता। इसके बाद वो सोचता है कि उसे इन लोगों को यहाँ से बचकर निकालना होगा, पर कैसे? और अब जैसे ही एक आदमी जैसे ही यहाँ से डरकर भागने लगता है, वो काइजू उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि ये मोहतरमा वक्त पर उस आदमी को बचा लेती हैं। वैसे इन मोहतरमा का नाम नागी है। वो आदमी तुरंत इसे शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए, पर नागी अगले ही पल में अपना सिर जमीन में दे मारती है, क्योंकि उसके यहाँ होते हुए भी वो उस आदमी को नहीं बचा सकी जिसे थोड़ी देर पहले काइजू ने मार दिया। अब तभी नागी के वो दो साथी आ जाते हैं कुछ सामान लेकर, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कुछ मशीनों से यहाँ धुंध क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी नागी चिल्लाकर सभी को यहाँ से भागने को कहती है। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तेत्सुओ देख हैरान होता है कि उस लड़की के बस एक बार कहने पर ही सभी लोगों ने भागना शुरू कर दिया। अब तेत्सुओ भी यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो काइजू कुछ अजीब कर रहा है। उस काइजू को इस तरह से देख तेत्सुओ को समझ तो नहीं आता कि वो क्या करने वाला है, पर उसका एक्सपीरियंस उसे ये बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये काइजू ये कुछ करने वाला है, पर मैं इसे कैसे रोकूं? लेकिन तभी मिस्टर कोरेजू और साथ ही कुछ और लोग भी तेत्सुओ को वहां से भागने को कहते हैं। और जैसे ही तेत्सुओ इन लोगों की ओर देखता है, उसे मिस्टर कोरेजू के साथ अपना हैंडशेक याद आता है और इसके बाद तेत्सुओ उस काइजू की ओर दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागता है उस काइजू का ध्यान भटकाने के लिए। मिस्टर कोरेजू तेत्सुओ को बचाने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, पर बाकी के लोग उन्हें रोक लेते हैं। लेकिन तेत्सुओ की वजह से वो काइजू जो करने वाला था वो उसे रोक देता है और तेत्सुओ की ओर बढ़ने लगता है। ये देख नागी को समझ नहीं आता कि आखिर ये अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है, लेकिन तेत्सुओ उस काइजू के हमलों से बच रहा था। पर तभी वो काइजू बर्फ में अपना हाथ मारता है, जिससे बहुत सारी बर्फ गिरती है और तेत्सुओ वहीं फंस जाता है। ये देख मिस नागी तेत्सुओ को बचाने के लिए भागती हैं। उनके सामने काफी बड़ा पत्थर था, सो वो उस पर चढ़ने लगती है,
इतने वक्त में लगभग सभी लोग यहाँ से बाहर निकल चुके थे, लेकिन तेत्सुओ उस काइजू की पकड़ में आ चुका था और तेत्सुओ के शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। लेकिन अगले ही पल में बर्फ की चट्टान को तोड़ते हुए उस काइजू के हाथ पर एक रोबोट आकर गिरता है। तेत्सुओ उस काइजू के हाथ से छूट जाता है, पर तेत्सुओ को यहाँ कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले शायद से यूकियो का जितना भी डाटा था वो उस मशीन में ट्रांसफर हो गया, जिसके जरिए यूकियो धरती पर आया था और फिर इसने तुरंत ही तेत्सुओ की लोकेशन का भी पता लगा लिया और फिर ये सीधा उसी की ओर टेक ऑफ कर गया। और अब जैसे ही वो काइजू तेत्सुओ को खत्म करने वाला था, यूकियो उड़ते हुए उसे बचाने के लिए आता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक इंश्योरेंस है जो यूकियो ने अपने पीछे छोड़ दिया था, ताकि अगर कभी मौत ने इन दोनों को अलग भी कर दिया तब भी एक मौका हो जिससे ये दोनों एक बार फिर से मिल सकें। अब यहाँ पर तेत्सुओ के सामने यूकियो होता है, उसका फर्स्ट वाला वर्जन। अब इसके बाद हमें 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब एक बार काइजू अटैक के बाद हमारे हीरोज उससे लड़ने के लिए आए। दूर से तेत्सुओ के पिता ये सब देख रहे थे, पर यहाँ पर यूकियो खुद को बड़ा ढीला महसूस कर रहा था। वो क्या है कि तेत्सुओ के पिता कल रात यूकियो के नट बोल्ट्स को टाइट नहीं कर पाए और अब इसी वजह से ये काइजू इन पर भारी पड़ रहा था। बट एट द एंड ये दोनों मिलकर उसे मार देते हैं, जिसके बाद यूकियो लंगड़ाता हुआ अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है और इसके बाद ये दोनों ही अपनी ड्रिंक लेते हैं। भाई ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यूकियो के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद 120 दिन गुजर जाते हैं और तेत्सुओ स्पेस में ही होता है और यहाँ तेत्सुओ बस यूकियो की रिकॉर्डिंग्स को ही सुने जा रहा है। अपने इकलौते दोस्त को खो देने की वजह से उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था और भले ही कितना ही वक्त क्यों ना गुजर गया हो, उसके दिल का दर्द हमेशा मौजूद रहा, वो कभी कम नहीं हुआ। लेकिन आज प्रेजेंट में यूकियो को अपना दोस्त फिर से मिल चुका है। अब जब ये काइजू इन पर हमला करता है तब इसके हमले से बच यूकियो इस पर ही पलटवार करके इसे पटक देता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि यूकियो के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के बाद जो उसका पूरा डाटा, उसकी पर्सनैलिटी थी, वो एक पॉड में जाकर ट्रांसफर हो गई। यानी कि ये वो वाला मशीन नहीं है जिससे तेत्सुओ धरती तक पहुंचा। ओके, अब अपने दोस्त को फिर से अपनी आंखों के सामने देख तेत्सुओ रोने लगता है और कहता है हम दोनों फिर से घर आ गए यूकियो। पर दोस्तों यहाँ पर ये काइजू अभी भी जिंदा होता है। बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये भड़वा काइजू अभी भी जिंदा है और ये रोबोट कहाँ से आ गया। लेकिन दोस्तों इस काइजू का सामना करने के लिए यूकियो के पास कोई वेपन नहीं होते, क्योंकि ये बस एक पॉड है, कोई प्रोटोटाइप तक नहीं है। वहीं लोग देखते हैं कि वो लड़का तो उस रोबोट के साथ बात कर रहा है और तभी हम देखते हैं कि ये काइजू फिर से अपना वही अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है जो ये थोड़ी देर पहले करने वाला था। दोस्तों इस काइजू का ये अटैक इसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये सीधा जाकर टकराता है यूकियो से, लेकिन इस धुंध के हटते ही हम देखते हैं कि यूकियो इसके हमले से बच चुका था और यूकियो तेत्सुओ को अपने अंदर बैठा चुका है। लेकिन तभी ये काइजू फिर से अपना वही अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जो देख यहाँ सभी लोग उनके लिए परेशान होने लगते हैं। पर जो इनकी स्क्वाड का लीडर है निशिमुरा, वो कहता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सब संभाल लेंगे, कहीं तुम सब इन्हें भूल तो नहीं गए ना। और इसके बाद जैसे ही वो काइजू अपना अटैक करता है तभी ये दोनों एक तलवार बनाकर उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। ये देख सभी लोगों के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये काइजू यहाँ पर मारा जा चुका है। वहीं में इस नागी तो लगता तो यही है कि ये तेत्सुओ से इम्प्रेस हो चुकी हैं। वेल हमारे हीरोज फिर से वापस आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमें इस जगह से 100 किलोमीटर दूर का नजारा दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि काफी सारी अजीब सी व्हाइट वॉल्स हवा में फ्लोट कर रही हैं और दोस्तों यहाँ हम एक बहुत ही अजीब काइजू को देखते हैं जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक इंसान की तरह था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकियो उस दूसरे बड़े वाले काइजू को खुद से उठाकर ले जा रहा है। अब ये लोग वहां जा रहे हैं जहां ये सारे सर्वाइवर्स रहते हैं और उस जगह का नाम है मॉल। अब यहाँ चलते हुए यूकियो कहता है ये कितनी शॉकिंग बात है कि बस 10 सालों में ही ये पूरी दुनिया जम गई। लेकिन तभी तेत्सुओ फिर से रोने लगता है क्योंकि वो काफी वक्त यूकियो के बिना रहा। वही यूकियो को रोता हुआ देख यूकियो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, ऑयली आंसू। वहीं दूसरी ओर ये मोहतरमा देखती हैं कि इनकी चीफ नागी यहाँ है ही नहीं, क्योंकि मिस नागी कुछ खाना लेकर तेत्सुओ के पास गई हैं
लेकिन तेत्सुओ को समझ ही नहीं आता कि वो यहाँ क्या बोले, कैसे बोले और क्यों। लेकिन ये मोहतरमा तेत्सुओ के लिए जो खाने को लाई हैं वो कुछ मीठा है और इस दुनिया में मीठी चीजें अब ना के बराबर ही बची हैं। तो अब यहाँ मोहतरमा की लार टपकने लगती है, लेकिन अपने दिल पर 2.5 किलो का पत्थर रखकर वो तेत्सुओ को कहती है कि खा लो इसे। वैसे इसके बाद मिस नागी तेत्सुओ का शुक्रिया अदा भी करती हैं उनकी जान बचाने के लिए। अब इसके बाद जैसे ही तेत्सुओ उस स्वीट को खाता है, मिस नागी के दिल में बहुत दर्द होता है। यूकियो सजेस्ट करता है कि यार तुम दोनों खा लो ना मिल बांट कर। अब थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैडम अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। मेरा नाम है नागी आओ, नाइस टू मीट यू। तेत्सुओ हिचकिचाते हुए उससे हाथ मिलाता है और इसके बाद मैडम बताती हैं कि आज से लगभग 25 नहीं 10 साल पहले क्या हुआ था। दोस्तों 10 साल पहले सब कुछ अच्छा था, सुंदर सुंदर लड़कियां बीच पर नहा रही थीं, पर तभी समुद्र की ओर में से एक काइजू आया जो फिजिकल स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल एक इंसान की तरह था। और ये स्पेस में से नहीं आया था बल्कि ये समुद्र में से निकला था और इसके साथ एक अजीब सी व्हाइट कलर की बॉल थी। अब यहाँ पर बीच के पास 2 रोबोट्स थे काइजू से लड़ने के लिए, पर तभी हम देखते हैं कि इस काइजू की वो एक व्हाइट बॉल मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर ये सीधा इंसानों की ओर बढ़ती है अपने रास्ते को जमाते हुए। ये जो व्हाइट बॉल थी ये पूरी दुनिया में फैल जाती हैं और इसके बाद ये अचानक से फट जाती हैं और इनके फटने से हर एक चीज जमने लगती है, सारे इंसान जम जाते हैं और उसके बाद से ही आज तक वो बर्फ कभी नहीं हटी। पर तेत्सुओ को ये बात समझ नहीं आती कि सिर्फ एक काइजू ये सब कैसे कर सकता है। वैसे एंटी काइजू डिफेंस फोर्स का क्या हुआ? नागी बताती है कि उस अचानक हुए हमले की वजह से किसी को कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला, पर जितने भी ऑफिसर्स बच गए वो सभी सर्वाइवर्स की मदद करने लगे, लेकिन काइजूस के सामने वो लोग भी टिक नहीं पाए। लेकिन कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि अभी भी कुछ डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स जिंदा हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद नागी कहती है कि हम लोग जल्द ही मॉल तक पहुंचने वाले हैं। अब इसके बाद एक चट्टान से गुजरते ही हम देखते हैं कि ये लोग एक काफी अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये पहले एक जूनियर हाई स्कूल था, लेकिन अब ये इनका अड्डा है। अब इसके बाद चारों ओर ये बात फैल जाती है कि इनका रखवाला, इनका हीरो लौट आया है और इसके बाद इन्हें देखने के लिए काफी सारे लोगों की भीड़ आ जाती है और यहाँ पर ये सभी लोग इनका वेलकम भी करते हैं। यूकियो और तेत्सुओ यहाँ बड़े खुश होते हैं। अब इसके बाद नागी तेत्सुओ को बताती है कि यहाँ लगभग 200 लोग रहते हैं और सभी लोगों को अलग अलग काम बांटे गए हैं और सभी लोग अपना काम करते हैं। वैसे तेत्सुओ को ये भी जानने को मिलता है कि मिस नागी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की चीफ हैं और वो कभी कभार अपने साथियों के साथ इस मॉल से छुपते छुपाते हुए बाहर भी जाती हैं। लेकिन इसके बाद हम कुछ लोगों को अत्यधिक गुस्से में देखते हैं। सो मिस नागी अपने साथियों के साथ उन गुस्सैल लोगों के पास चली जाती हैं। वहीं तेत्सुओ का ध्यान मिस्टर ताकीमुरा कोरेजू रखेंगे, जिसके बाद मिस्टर ताकीमुरा तेत्सुओ को हॉट स्प्रिंग में लेकर आते हैं और एक हॉट स्प्रिंग देख तेत्सुओ तो बड़ा हैरान होता है। जिसके बाद ये तीनों मस्त हॉट स्प्रिंग में नहाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद तेत्सुओ सोच में पड़ जाता है कि जब पूरी दुनिया जमी हुई है तो ये इतनी जगह गर्म कैसे है। लेकिन तभी जोजी तेत्सुओ के ऊपर चढ़ के बोलता है कि अंकल सिर्फ नहाओ, ज्यादा सोचो मत। और इसके बाद मिस्टर ताकीमुरा कहते हैं कि इस जगह के नीचे एक काइजू है और उसी की वजह से मॉल का ये इलाका गर्म है। और ये बात सुन तेत्सुओ बहुत हैरान होता है। अब इसके बाद हमें पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है पूरी दुनिया के जमने के 11 महीने बाद का, जहाँ पर ये सभी सर्वाइवर्स एक अच्छा ठिकाना ढूंढ रहे थे। इन्हें एक स्कूल नजर आता है पर वहाँ ऑलरेडी एक काइजू कब्जा किए हुए था। अब इसी तरह इन लोगों को वापस लौटना पड़ता है एक पुराने ठिकाने पर, लेकिन वहाँ पर अब इनका पूरा खाना खत्म हो चुका है। सो अब वहाँ एक आदमी कहीं से एक मरे हुए काइजू का मांस लेकर आया और इन लोगों ने वही खा लिया। पर उसे खाने की वजह से आधे लोग मारे गए और सिर्फ आधे लोग ही वहाँ सरवाइव कर पाए। अब यहाँ इस जगह पर एक लड़की होती है जो उस काइजू का मीट खाने के बाद से बीमार है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मिस्टर निशिमुरा देखते हैं कि वो काइजू इनके सामने से गायब हो चुका है। अगले ही पल में वो इनके पास आ जाता है और ये लोग तो अब पीछे मुड़कर भी नहीं भाग सकते क्योंकि इनके पीछे एक बर्ड टाइप काइजू है। सो अब ये लोग दूसरी ओर भागने लगते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन हड़बड़ी में भागने की वजह से नागी पीछे ही छूट जाती है। मिस्टर ताकीमारा उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश करते हैं पर बाकी लोग उन्हें नहीं जाने देते वरना वो भी मारे जाएंगे। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि बर्फ में पड़े हुए अचानक ही नागी के बाल सफेद हो जाते हैं। और दोस्तों जब से नागी ने वो काइजू मीट खाया है उसे एक आवाज सुनाई दे रही है, तुम तो अब यहाँ मरने वाली हो, मरते हुए कैसा लग रहा है तुम्हें?
पर नागी कहती है, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैंने अभी जरा भी जिंदगी नहीं जी, साथ ही मैं अपना पूरा परिवार भी खो चुकी हूँ, पर मैं अभी नहीं मरना चाहती। पर वो आवाज नागी से कहती है, क्या बात है, क्या इमोशंस हैं, डर, दर्द, दुख, पछतावा और उन लोगों से नफरत जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। पर नागी कहती है, हाँ उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, पर मैं उनसे नफरत नहीं करती। मेरे टीचर, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मिस्टर एंड मिसेस ताकीमुरा ने भी हमेशा मुझे खाना दिया है। और भले ही मिस्टर काशिकी थोड़ी डरावने लगते हों, पर जब भी कोई मरता है वो अकेले में छुपकर बहुत रोती हैं। आखिर मैं इतने अच्छे लोगों से नफरत कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इन सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। और इसके बाद नागी खड़ी होती है एक नई ताकत के साथ और कहती है कि इंसानियत अभी हारी नहीं है, हम इंसान इतनी जल्दी नहीं हारेंगे, हम इंसान जीतेंगे। लेकिन तभी वो काइजू नागी पर हमला करने आता है, लेकिन कोई दूसरा काइजू उस काइजू को दूर पटक देता है। और इसके बाद ये उड़ने वाला काइजू अचानक से आग में जलने लगता है और वो आवाज नागी से कहती है, वाह इंसान वाह, क्या सोच है तेरी, मुझे लगा नहीं था कि इतने दर्द के बाद भी तुम इतने जज्बे के साथ उठोगे। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि नागी जलने लगती है। वहीं वो वर्ड काइजू भी थोड़ा तब्दील सा हो जाता है और यही देख लोगों को समझ आता है कि नागी ने उस काइजू को टेम कर लिया है, यानी कि नागी एक काइजू टेमर है। और यहाँ जो काइजू नागी से कहता है, मुझे तुम इंसान बड़े दिलचस्प लगे, मैं तुम लोगों के बारे में और जानना चाहूंगा, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में मुझे नॉलेज चाहिए। और अब प्रेजेंट में तेसुओ देखता है उस काइजू को जो अंडरग्राउंड है और नागी ने जिसे टेम किया था, और इसी की वजह से ये मॉल का इलाका बर्फ में नहीं जमा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोग देखने को मिलते हैं जो उसी बर्फ वाले काइजू पर नजर रखे हुए हैं। तभी यहाँ इनकी एक ग्रुप मेंबर आती है, इसका नाम ओतोइची है। कर्नल सागामी कहते हैं, इस पर काफी लंबे वक्त से नजर है, पर ये ज्यों का त्यों बैठा हुआ है, अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन तभी वो काइजू इन्हें देख लेता है और अगले ही पल में एक 3 सिर वाला बड़ा सा काइजू इनके सामने आ जाता है। ये शायद से उसी आइस वाले काइजू का बॉडीगार्ड है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये लोग एंटी काइजू डिफेंस फोर्स से हैं, पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वियर्डे, और अब ये इस काइजू का सामना करने वाले हैं। दूसरी ओर इस काइजू को देख तेसुओ काफी हैरान होता है। वैसे दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो वो वियर्डे ऑर्गेनाइजेशन है वो इस फायर काइजू को हासिल करना चाहती है। और वैसे ये काइजू जो भी बोलता है वो बातें सिर्फ नागी को समझ आती हैं, क्योंकि वो उसकी टेमर है। एंड ये काइजू काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और जब नागी इस काइजू के पास में होती है तब वो भी थोड़ी बहुत फायर को कंट्रोल कर पाती है। और यहाँ नागी कहती है कि भले ही हमें कितनी ही दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर हम काइजूस के खिलाफ ये जंग जरूर जीतेंगे। इसके बाद नागी इस काइजू की बुराई करने लगती है कि ये अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पूरे इलाके को गर्म रखता है, लेकिन बदले में इन महाशय को क्या चाहिए? सिर्फ किताबें, सिर्फ नॉलेज। इसके बाद मिस्टर ताकीमुरा तेसुओ को उनके कमरे में लेकर आते हैं और आज से ये कमरा तेसुओ का भी है। और दोस्तों, इस जगह पर रूम्स सिर्फ फैमिलीज को ही मिलते हैं, यानी कि आज से तेसुओ भी ताकीमुरा फैमिली का एक हिस्सा है। ये सुन तेसुओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर तभी तेसुओ यहाँ लगे हुए एक पर्दे को हटाता है जिसके पीछे एक मोहतरमा अपने कपड़े बदल रही थी। तेसुओ को देखते ही ये मोहतरमा तेसुओ को मारने के लिए एक औजार उठा लेती हैं, पर इसके बाद वो ये देख और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि तेसुओ वहीं बेहोश हो चुका है। भाई ने अभी अभी जो नजारा देखा वो उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाया, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब तेसुओ को होश आता है तब यही मोहतरमा उसे हवा कर रही हैं। वैसे ये मिस्टर ताकीमुरा की बेटी हैं, इनका नाम है हगाने। इसके बाद हगाने कहती है, पापा काम पर गए हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ा है। तेसुओ लेटर पढ़ता है, मुझे आते आते रात हो जाएगी, मेरी बेटी का ध्यान रखना, और हाँ, अगर वो अपनी माँ की वर्कशॉप पर जाने की कोशिश करे तो उसे रोकना, उसने 1 महीने पहले ही अपनी माँ को खोया है। अब इसके बाद हगाने कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें आज ये पूरा मॉल घुमाती हूँ। और इसके बाद हगाने तेसुओ को सीधा सबसे बढ़िया जगह पर लेकर आती है, उसकी माँ की वर्कशॉप। हगाने बताती है कि उसकी माँ टेक डिपार्टमेंट में थी, लेकिन अब हगाने इस जगह पर छुपकर एक्सपेरिमेंट करती है। दोस्तों, बचपन से ही हगाने ओंगे पोंगे टॉयज बनाने लगी थी। अब इसके बाद हगाने कहती है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाने वाली हूँ, तुम उसे देखना और बताना कि उसको लेकर तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तभी सीन बदलता है और हमें फिर से ये लोग देखने को मिलते हैं, और ये लोग उस काइजू से बचकर भाग निकले हैं। वैसे इन्होंने उसकी एक आंख निकाल ली है।
अब इसके बाद ओतोइची इन्हें एक न्यूज बताती है कि अटेरमिस ने उसे बताया है कि माशिमा मॉल में आउटर स्पेस से तेत्सुओ लौटकर आ चुका है, लेकिन उसके साथ स्नोमैन नहीं है बल्कि कोई और रोबोट है। ये सुन कर्नल कहता है, स्पेस में हुए उस हादसे के बावजूद भी तुम जिंदा बच गए। लगता है हमें जो चाहिए वो माशिमा मॉल में ही है, वो फ्लेमिंग काइजू और वो नया रोबोट। अब हम वो दोनों हासिल करेंगे। आखिर हमें इस दुनिया को बचाना है। वहीं दूसरी ओर जब मिस्टर ताकीमुरा घर वापस आते हैं तब तेत्सुओ और हगाने काफी थके हुए नजर आते हैं और यहाँ हगाने तेत्सुओ को उसके डैड को ये नहीं बताने देती कि ये दोनों वर्कशॉप में गए थे। अब इसके बाद मिस्टर ताकीमुरा डिनर बनाना शुरू करती हैं और इसके बाद ये सभी लोग स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करते हैं और फिर इसके बाद सोते हैं। लेकिन तेत्सुओ को तो नींद ही नहीं आती। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, आज का उसका दिन बहुत अच्छा रहा, वो कितने नए और अच्छे लोगों से मिला। पर दूसरी ओर हगाने एक बुरा ख्वाब देख रही थी कि किस तरह उसकी आंखों के सामने एक काइचू उसकी माँ को खा गया। और इसके बाद हमें वही काइचू देखने को मिलता है जिसने हगाने की माँ को खाया था। वो यहाँ एक और काइचू को खा रहा था और इसके बाद हमें ये जानने को मिलता है कि इसी काइचू का नाम आर्टेमिस है और ये वियर्डे ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर का टेम किया हुआ काइचू है और ये सभी लोग जा रहे हैं मिशिमा मॉल की ओर। कर्नल कहता है कि वहाँ लगभग 200 लोग हैं। दोस्तों, इनका मेन मोटिव है उस फ्लेमिंग काइजू को हासिल करना, भले ही इसके लिए इन्हें उन सभी लोगों को मारना क्यों ना पड़े। कर्नल कहता है, हम उन लोगों को नहीं मारेंगे जिन्हें हमारी वियर्डी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा है, लेकिन हाँ, बाकी सबको मारा जा सकता है। और दोस्तों, इनके साथ यहाँ कई सारे काइजूस होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक हफ्ता गुजर चुका है और यहाँ इस वर्कशॉप के अंदर हगाने और तेत्सुओ ने अपना एक काम कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ शायद से कोई वेपन बना रहे हैं। तेत्सुओ पूछता है, लेकिन तुम ये क्यों बना रही हो? पर हगाने कहती है कि पहले तुम नीचे बैठो। और दोस्तों, क्योंकि तेत्सुओ ने हगाने की मदद की है तो इसी अच्छे काम के बदले हगाने उसका सिर सहलाती है, क्योंकि हगाने की माँ हगाने के साथ हमेशा ऐसा ही करती थी। लेकिन इसकी वजह से तेत्सुओ के ब्रेन में तो फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हगाने भी यहाँ काफी नर्वस हो गई थी, लेकिन तभी उसे फिर से अपनी माँ की याद आती है और वो इस वेपन की ओर देखती है। अब इसके बाद रात के वक्त ये सभी डिनर करते हैं और अब तेत्सुओ इनके परिवार के साथ इतना ज्यादा घुल मिल चुका है कि हगाने को तो यही लगने लगा है कि ये हमेशा से उनके परिवार का ही एक हिस्सा था। पर इस वक्त हगाने के दिल में बहुत नफरत है उस काइजू के लिए जिसने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने खा लिया था। अब रात के वक्त जब बाथरूम जाने के लिए तेत्सुओ की आंख खुलती है तब उसे एक लेटर दिखता है जो हगाने ने लिखा था और हगाने यहाँ नहीं होती। और इस लेटर में हगाने ने तेत्सुओ को सब कुछ बताया है कि किस तरह से एक काइजू ने उसकी माँ को खा लिया। दूसरी ओर हम हगाने को देखते हैं जो उसी वेपन को लेकर कहीं जा रही है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक काइजू आ जाता है। ये वही काइजू है जिसने हगाने की माँ को खाया था और ये कहता है, ये गंध मुझे याद है। उस दिन उस फ्लेमिंग काइजू की वजह से मैं तुम्हें खा नहीं पाया था, लेकिन आज। और तभी हगाने कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। हगाने डरी हुई है लेकिन वो अपनी माँ का बदला लेना चाहती है, लेकिन तभी ये काइजू उस पर हमला कर देता है और ये अटैक काफी पावरफुल था, पर उसके हमले से हगाने बच जाती है इन जूतों की वजह से जो ई-रेड एंटी काइजू फोर्स के हैं। ये जूते किसी भी पर्सन की स्पीड को बूस्ट अप कर देते हैं। और इसके बाद हगाने अपनी गन निकालती है और उस गन को देख ये काइजू कहता है, तुम इससे मुझे मार नहीं पाओगी। और तभी हगाने इस गन को फायर कर देती है और इसमें से जो मिसाइल निकलता है वो सीधा इस काइजू के मुंह में जाता है और उसके मुंह में फट जाता है, जिससे इस काइजू को बेइंतहा दर्द होता है। हम देखते हैं कि उसके पूरे मुंह में नुकीली कीलें घुस गई हैं। दोस्तों, जो मिसाइल हगाने ने शूट किया उसमें बहुत सारी नीडल्स थी और वो सारी नीडल्स इस काइजू के पूरे मुंह में धंस चुकी हैं, जिससे अब ये काइजू कभी कुछ नहीं खा पाएगा। और यहाँ हगाने अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी जो उसने कर दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये काइजू हगाने को खत्म करने जाता है। पर वक्त पर आकर यूकियो इस काइजू का वो हाथ काट देता है और इसके बाद यूकियो कहता है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो काइजू यहाँ से भाग जाता है और तेत्सुओ भागता हुआ सीधा हगाने के पास जाता है, पर गन से उसका पैर टकरा जाता है जिस वजह से वो हगाने के ऊपर इस तरह से गिर पड़ता है और फिर रोते हुए कहता है, शुक्र है कि तुम ठीक हो। जिसके बाद तो हगाने भी रोने लगती है, वो भी किसी छोटी बच्ची की तरह। अब जैसे ही लगता है कि सब सही हो गया है, तभी अचानक
यूकियो को कुछ बहुत ही खौफनाक महसूस होता है। तेत्सुओ, हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे नहीं पता पर कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वियर्डे ग्रुप मिशिमा मॉल से बस 5 किलोमीटर दूर रहा है, यानी कि ये लोग बस कुछ ही देर में मिशिमा हॉल पहुंच जाएंगे। और भले ही आर्मेटिस हार गया हो, पर इनके पास अभी भी 4 काइजू हैं। दूसरी ओर मिशिमा हॉल में सभी लोग अमन चैन में हैं। और आखिर में हमें बॉस का ऑफिस दिखाया जाता है, जो कि काफी सीरियस था। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूकियो काफी जख्मी है और वो यहाँ फट जाता है। तो क्या इसके आगे की कहानी में तेत्सुओ एक बार फिर से यूकियो को खो देगा और वियर्डे ऑर्गेनाइजेशन के मिशिमा मॉल के पहुंचने के बाद क्या वो उन सभी लोगों को मार देंगे और उस फ्लेमिंग काइजू को हासिल कर लेंगे? और इन सब के बीच हमारा हीरो क्या करेगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर 500 कमेंट कर दो, साथ ही बहुत सारे लाइक करना, साथ में हाइप भी कर देना वीडियो को। ओके, मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए सायोनारा।